हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ओके, और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है जो सतत आवेश वितरण और सतत आवेश वितरण के प्रकार, है ना। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की गणना करना किसी अन्य आवेश पर। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल की गणना करने का तरीका। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास एक सिर्फ विधि है निकल कर आएगी इससे कि एक किसी चालक पर आवेश सतत रूप से वितरित हो तो वहां पर आवेश उस पर बल या विद्युत क्षेत्र की गणना किस विधि से करेंगे हम, है ना। चलिए, तो हमने मान लिया जो रेखीय आवेश वितरण के कारण, पहले हम देख रहे हैं रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पर कि हमारे पास कोई चालक है एक्स वाई, जिस आवेशित चालक जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, और इसके पास कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत बिंदु P पर कोई अन्य आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश बोल सकते हैं इसको, Q0 या Q0 पढ़ सकते हैं। इस पर हमें बल की गणना करनी है ना। अब हमारे पास जो बल निकालने के लिए किसका नियम है, कूलाम का नियम, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये सूत्र है हमारे पास। लेकिन ये वाला जो सूत्र है जो ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल हमने पढ़ा था, है ना, बिंदु आवेशों के लिए। मतलब जो छोटे छोटे से आवेश हो, परस्पर किसी निश्चित दूरी पर हो, तो उनके बीच में हमें बल निकालने के लिए ये सूत्र हम उपयोग में ला सकते हैं, है ना। क्या समझ में आया हमको यहाँ पर, बिंदु आवेश के लिए, छोटे से आवेश के लिए। लेकिन यहाँ पर एक आवेश तो हमारा बिंदु आवेश है ना। मान लो कि बिंदु P पर एक छोटा सा एक आवेश, बिंदु रूपी आवेश रखा हुआ है। लेकिन दूसरा आवेश कैसा है, ये बिंदु आवेश नहीं है, ये तो जो बहुत बड़ा है ना, चालक पर फैला हुआ आवेश है, सतत रूप से वितरित आवेश है। तो फिर अब इस केस में हम विद्युत बल की गणना कैसे करेंगे, है ना। तो उसी की विधि हम यहाँ समझेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में बटा हुआ मान लेंगे, और उन अल्पांशों के कारण विद्युत बल निकाल कर हम सबका समाकलन कर देंगे या सबका योग कर देंगे, है ना। जैसे ठीक है, हमारे पास जो जैसे उदाहरण के लिए बिंदु आवेश Q0 रखा हुआ है, यहाँ पर Q0 रखा है। अब ये इधर पूरा चालक है, इस पूरे चालक के कारण हम बल निकालना चाह रहे हैं, विद्युत बल। तो अब कैसे निकालेंगे, तो हम इस छोटे से भाग के कारण पहले विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। चालक का एक छोटा सा भाग ले लेंगे। तो चलो, हमने चालक का एक छोटा सा भाग ले लिया, ये वाला, है ना। अब ये छोटा सा भाग तो हमारे पास किसके रूप में ही आ गया। अब पूरे चालक को आप, है ना, अभी अवॉइड कर दो, तो इस छोटा सा भाग बचे चालक का, है ना। और छोटा हम ले सकते हैं, ये तो हमने सिर्फ दर्शाने के लिए और इतना बड़ा रखा है। तो अब ये भी कैसा आवेश हो गया, है ना। अगर इसको हम छोटा सा भाग ले लें तो ये किसकी तरह ये कार्य करने लग जाएगा, बिंदु आवेश। अब इसके लिए तो हम क्या लगा सकते हैं, बिंदु आवेश के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो एक छोटे अल्पांश का कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, है ना। फिर इसी तरह से एक अन्य अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, इसके लिए भी वही सूत्र लगेगा, है ना। फिर इस तरह से इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, है ना। फिर यह बल निकाल लिया, फिर इस अल्पांश का। तो ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों में बटा हुआ मान लेंगे, तो उस स्थिति में हम किसका सूत्र लगा सकते हैं, इसका। और फिर उसको छोटे छोटे अल्पांशों का जो विद्युत बल आएगा उन सभी को जोड़ देंगे समाकलन विधि से, जो सदिश रूप, है ना, योग के नियम के आधार पे। तो हमारे पास परिणामी बल किसका आ जाएगा, पूरे चालक का। तो यही विधि है जो, मतलब हमें सतत रूप से वितरित आवेश के कारण अगर किसी चालक पर आवेश सतत रूप से वितरित है, तो उस पूरे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना अगर करनी हो तो हम क्या करते हैं, उस चालक के छोटे छोटे भागों के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल की गणना करके फिर उनको जोड़कर या समाकलन विधि से संपूर्ण चालक के कारण या आवेश वितरण के कारण क्या ज्ञात कर लेते हैं, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र, है ना। तो ये विधि है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ मान लिया बच्चों कि किसी आवेशित रेखीय चालक पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिससे पास किसी बिंदु P पर आवेश Q0 पर हमें विद्युत बल की गणना करनी है। तो अब हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, माना कि यहाँ पर चालक पर कोई अल्पांश, है ना, छोटा सा अल्पांश है। मान लिया कि चालक पर dl लंबाई का अल्पांश
ठीक है, एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर मान लिया, ठीक। और इस अल्पांश की लंबाई हमने मान ली dl, ओके। और इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी कितनी है, r है। क्या मान लिया हमने यहाँ पर कि माना चालक पर कोई अल्पांश dl है, ठीक है, जिससे बिंदु P पर P की दूरी कितनी है, r है ना। अब हमने यहाँ पर क्या मान लिया, ठीक है, माना, ठीक है, ये लिख देते हैं तो चालक पर कोई, ठीक है, ये चलो हम इसको आगे लिख देंगे ना, अभी तो यहाँ मान लिया हमने, है ना। अब इस अल्पांश का बल लगेगा, इस अल्पांश का बल मान लो इस दिशा में लग रहा है, इसको हमने दर्शा दिया F से, ठीक है। फिर उसको चलो अब हम उसको गणितीय रूप से भी समझाते चलते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, क्या दिया है ना, जो हमने माना है स्थिति, क्या माना हमने, क्योंकि, ठीक है, चालक पर रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, चालक पर रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, कितना दिया है हमारे पास, लैम्डा, है ना। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दिया है, इसको अन्य शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम, एकांक लंबाई पर आवेश, ठीक है। अर्थात क्या दिया है, चालक की एकांक लंबाई पर आवेश, है ना, ये एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा है, ठीक है। अब यहां से हमने क्या माना चालक पर, ठीक है, माना चालक पर कोई dl लंबाई का अल्पांश, ठीक है, स्थित है, ओके। ये अल्पांश का नाम देना है, ये भी ऐसा दे सकते हो जो, ठीक है, अल्पांश dl लंबाई का अल्पांश स्थित है, ओके। तब हम क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे, किस पर, Q0 पर। तो अगर हम अल्पांश के कारण बल निकालना चाह रहे हैं तो पहले हमें किस पर आवेश का मान मालूम होना चाहिए, अल्पांश पर। तो अल्पांश पर जो बल आवेश होगा, कुछ ना कुछ तो आवेश होगा, तो उस आवेश को हमने किससे दर्शा दिया, dq से। तो पहले अब हम किस पर आवेश निकालेंगे, अल्पांश पर, ठीक है। तब अल्पांश, ठीक है, की लंबाई, अल्पांश की लंबाई dl पर, ठीक है, आवेश कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा। कल हमने पढ़ा बच्चों यहाँ पर, है ना, कल समझा हमने यहाँ कि हमें क्या करना है, आवेश कैसे गणना करते हैं, आवेश का सूत्र क्या होता है, ठीक है, आवेश घनत्व, ठीक है, और गुणित लंबाई या विमा, जिस विमा पर निकालना, ये सूत्र है। तो हमारे पास आवेश घनत्व कौन सा है, लैम्डा है, कितना है ना, आवेश को हमने इससे किससे दर्शा दिया, dq से, और इस पर आवेश कितना है, आवेश घनत्व लैम्डा है, और कितनी विमा पे चाहिए हमको, कितनी लंबाई पे चाहिए, dl लंबाई पर चाहिए, ओके। तो ये आ गया हमारे पास ऐसे, या आप ऐसे भी समझ सकते थे, है ना, कि कितनी लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर, मतलब ऐसे भी समझो, 1 सेंटीमीटर पे कितना दिया है हमको, 2, तो मैं बोलता हूँ 2 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 2 गुणित 2। तो वैसे तो हमारे पास किया है यहाँ पर, एकांक लंबाई पर कितना है, एकांक लंबाई पर लैम्डा है ना। तो dl लंबाई पर कितना हुआ, लैम्डा इंटू dl। तो लैम्डा लंबाई, dl लंबाई पर आवेश लैम्डा इंटू dl, ये है ना। दोनों तरीके से आवेश घनत्व वाले सूत्र से भी याद रख लो और ऐसे भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्पांश की लंबाई dl पर हमारे पास क्या आ गया, आवेश, ठीक है। तब है ना, यह था अल्पांश के कारण, अल्पांश dl के कारण, ये अल्पांश लिख सकते हो तो, अल्पांश के कारण आवेश, ठीक है, Q0, ये इसको परीक्षण आवेश बोल दो जो, है ना, परीक्षण आवेश लिख देते हैं हम, Q0, परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल, है ना, कूलाम के नियम से,
ठीक है, क्योंकि अब अल्पांश तो छोटा हो गया यहाँ पर, है ना, तो अल्पांश के लिए अब कूलाम का नियम लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना, किससे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से ये हो जाएगा बल। अब बल भी छोटा होगा, एक छोटे से भाग के कारण बल बता रहे हैं, है ना, हमें तो निकालना है पूरे चालक के कारण, लेकिन अगर हम अल्पांश का बता रहे हैं तो छोटा सा बल होगा उसकी तुलना में। तो कूलाम के नियम से सूत्र हो जाएगा 1/4πε0, है ना। ठीक है, क्या सूत्र होता है उसका, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 मतलब पहले पर आवेश, पहले बिंदु पर आवेश, Q2 मतलब दूसरे बिंदु पर। तो पहला मतलब यहाँ इस पर आवेश, तो इस पर आवेश कितना है हमारा dq। ओके, कितना आवेश है हमारा dq, और इस पे आवेश निकालना है, इस पे बल, तो इसका आवेश कितना है Q0, ओके, अपॉन में R स्क्वायर। और सदिश रूप में बताएंगे, फिर सदिश दिशा का भी ध्यान रखेंगे परिणामी निकालने के लिए। तो हमने इसको दिशा एकांक सदिश से बता दी थी यहाँ पर, है ना, ये इस तरह से, जहाँ लिख दो, जहाँ सदिश R क्या है, बल की दिशा में, है ना, बल की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, ये आ गया। अब ठीक है, यहाँ पर जो मान रख दे, df का मान कितना हो गया हमारे पास, df हो गया 1/4πε0। dq की इसकी वैल्यू कितनी होगी, dq के क्या हो गया हमारे पास, ऊपर लिखा है लैम्डा dl Q0 अपॉन R स्क्वायर एकांक सदिश R, है ना, dq की वैल्यू रख दी जो। तो ये हमारे पास किसके कारण आया, अल्पांश के छोटे भाग, अल्पांश के कारण आया, है ना। अब इसी तरह से, ठीक है, अतः संपूर्ण चालक के कारण, तो हम पूरे चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में बटा हुआ मान लेंगे। संपूर्ण चालक के कारण, ठीक है, विद्युत बल, संपूर्ण चालक के कारण विद्युत बल। तो इसको हम दर्शा दे रहे हैं F से, और संपूर्ण चालक के कारण कैसा निकाला जाएगा, ऐसे छोटे छोटे अल्पांश, फिर सबको जोड़ दोगे। अब छोटे छोटे अल्पांश का सभी का बल जोड़ते जाओगे, मतलब पहले अल्पांश का बल df, फिर दूसरे का df, फिर दूसरे का df, ऐसा, है ना, फिर इनको जोड़ दोगे। तो ऐसा कब तक चलेगा, छोटे छोटे से भाग अगर आप लोगे तो बहुत सारे भाग आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर किससे दर्शा दे रहे योग को, समाकलन से, समाकलन df, है ना। और कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन के लिए, लाइन इंटीग्रल के लिए L लिखा दिया जो हमने यहाँ पर, है ना, यहाँ लिख देंगे हम, जहां ये L किसको दर्शा रहा है, रेखीय समाकलन को, है ना, ये हमने लिख दिया जो। ठीक है, मतलब ऐसा समझ में नहीं ली कि क्या है वो, L क्यों लिखा, है ना। L लिमिट नहीं है, वो L लिमिट नहीं है, रेखीय समाकलन है, उसको दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो F, इसका मान रखते चलो, तो df कितना मान आ गया, रेखीय समाकलन L 1/4πε0 लैम्डा dl Q0 अपॉन R स्क्वायर एकांक सदिश R। अब यहाँ से नियतांक जो है, नियतांक जो है वो समाकलन से बाहर आ जाता है जो, तो समाकलन से बाहर आ जाएगा नियतांक राशि कौन कौन है, चलिए, है ना, यहाँ लिख देते जो। ठीक है, तो समाकलन से बाहर आ जाएगी F, कौन कौन है यहाँ पर, लैम्डा समान, अगर आवेश वितरण एक समान है, आवेश वितरण एक समान है तो लैम्डा भी नियतांक, है ना, Q0 भी क्या होगा, नियतांक होगा। ये चलो हम यहाँ लिख देते हैं F बराबर, ठीक है, कौन कौन बाहर आ जाएगा, लैम्डा Q0, है ना, मतलब अगर समाकलन और आवेश वितरण एक समान है तो लैम्डा नियतांक, Q0 ये किसका आवेश है, यहाँ पर रखा आवेश, ये तो नियत है ना, ये बाहर और ये 1/4πε0 ये भी नियतांक है, तो ये आ जाएगा 4πε0। समीक यहाँ बचेगा समाकलन में dl अपॉन R स्क्वायर एकांक सदिश R, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास उसके लगने वाला बल जो। ठीक है, ऐसे फिर हमारे पास जो लंबाई आएगी ऐसा, यहाँ समाकलन रख देंगे, लिमिट रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास
है ना, यहाँ पर बल निकल कर आ जाएगा, मतलब ये उसका सूत्र आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, किसके कारण निकालना, रेखीय आवेश के कारण, आवेश वितरण के कारण विद्युत बल का मान निकालने का तरीका। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज लो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो अभी बच्चों अभी हमारे जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हुए हैं ना, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने विद्युत बल अभी नहीं पढ़ा है। तो आप सोचोगे कि विद्युत बल कहाँ से आ गया, तो अभी तो कंफ्यूज नहीं हो। विद्युत बल हम किसको बोलते हैं, एकांक आवेश पे लगने वाला बल। तो एकांक आवेश पे लगने वाला बल का सूत्र बन जाएगा F बराबर Q0। हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में ये पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र, है ना। तो ये बल का सूत्र हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ E का मान कितना आ जाएगा, F के मान में अभी हम निकाल ले रहे हैं क्योंकि समीकरण पढ़ रहे हैं, तो बाकी हम ये विद्युत क्षेत्र से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर F का मान ये है, उसमें किससे भाग दे दोगे, Q0 से। तो Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, dl अपॉन r स्क्वायर एकांक सदिश r। ये ऐसा ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बल और उनके मात्रक भी आएंगे। ऐसा ही पद्धति में दे रहे हैं तो न्यूटन लिख दो, है ना, और इसका मात्रक आता है न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। और मतलब यहाँ पर जो आप सिर्फ क्या ध्यान में लाओ, इतनी जो हमने पूरी गणितीय विधि पढ़ी है, ये सारी चीजें जो इससे एक ही बात निकल कर आएगी हमारे दिमाग में, हम जो याद रखेंगे आइंदा के लिए, आगे के लिए क्या याद रखोगे कि अगर हमें किसी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, ओके, किसी भी तरह का चालक हो, एक रिंग हो, ओके, या एक ऐसा, है ना, ये देखिए चालक हो किसी भी तरह का, तो इसके कारण अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है या विद्युत बल निकालना है, तो उसकी विधि हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले छोटे अल्पांश के कारण निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे। ये विधि ध्यान में रखना। जब भी किसी चालक के कारण, किसी, है ना, पृष्ठ के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की या विद्युत बल की गणना करनी है किसी बिंदु पर, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, एक अल्पांश के कारण विद्युत बल निकालोगे, विद्युत क्षेत्र निकालोगे, उस अल्पांश पे आवेश के मान ये सब निकाल कर, ठीक है, उसके बाद समाकलन कर दोगे और पूरा चालक के कारण निकल जाएगा। बस ये एक विधि है, इससे आप क्या दिमाग में रखना है, इसको अप्लाई करना हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ ये सिर्फ विधि निकल कर आई है कि चालक के कारण कैसे निकाला जाता है ना, पृष्ठ के कारण छोटे छोटे अल्पांशों में बांटकर, ये विधि ध्यान में रखो बस। और इसके एप्लीकेशन जो है, इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल आएंगे, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बच्चों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल वो एडिशनल होते हैं, तो उनको हम, है ना, आगे वाले लेक्चर्स में सबसे लास्ट में देखेंगे जब हमारा इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, तब। ओके, चलिए, है ना, नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम इसे देखते हैं बच्चों, पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, है ना, विधि भी तो सेम रहेगी सब में, चाहे किसी भी तरह का आवेश वितरण हो, पृष्ठीय हो, आयतन हो या रेखीय हो, है ना, बस थोड़े से टर्म्स यहाँ बदल जाएंगे, है ना। तो हम इसी को थोड़े से यहाँ पर टर्म्स बदलते चलेंगे, इसको हम मिटाया नहीं है इसलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। तो अब अगला है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल। क्या मान लिया हमने कि माना कोई पृष्ठीय चालक है, ठीक है, जिस पृष्ठीय चालक है, ठीक है, एक समान आवेशित है, ठीक, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, और इससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, विद्युत बल की या विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, सेम वही माना है। अब हमें यहाँ दिया है चालक पर रेखीय आवेश घनत्व, ये पहले वाले के लिए लिखा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, किससे दर्शाते हैं इसको, सिग्मा से, है ना। फिर चालक की एकांक, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होगा, चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, ओके, चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है यहाँ पर, सिग्मा, ओके। फिर चालक पर कोई dl लंबाई का अल्पांश उसमें माना था, यहाँ हम क्षेत्रफल वाला अल्पांश लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल पे पहला है, तो ds क्षेत्रफल का अल्पांश है माना, चालक पर कोई क्या लिख देंगे हम, ds क्षेत्रफल का, ठीक है, ds क्षेत्रफल
का अल्पांश स्थित है। ओके, फिर अल्पांश के क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अल्पांश के क्षेत्रफल, मतलब आपको उसी से याद हो जाएगा, तो एक का डेरिवेशन आ जाएगा, सबके आ जाएंगे। अल्पांश के क्षेत्रफल ds पर आवेश किससे दर्शाया जाए, dq से। क्या बन जाएगा, यहाँ लैम्डा को बदल दोगे सिग्मा से, और जो dl है उसको ds से, है ना। ठीक है, फिर अल्पांश ds के कारण परीक्षण q0, परीक्षण आवेश, इसको हम लिखेंगे परीक्षण आवेश। ठीक है, यहाँ पे जो परीक्षण आवेश लिखना, उसको आवेश पहले वाले में भी लिख देना, Q0 पर विद्युत बल कूलॉम के नियम से, है ना। तो फिर यहाँ पर सेम यही रहेगा। फिर जहां r क्या दर्शा रहा है, बल की दिशा में एकांक सदिश। फिर यहाँ जहां dq का मान रखना हमको, तो dq का मान इस बार कितना आ गया, सिग्मा ds। ठीक है, फिर संपूर्ण चालक के कारण विद्युत बल, तो फिर हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और इस बार कौन सा समाकलन, पृष्ठीय समाकलन, है ना। तो पृष्ठीय समाकलन को जो डबल इंटीग्रेशन ऐसा भी दर्शाते हैं, ऐसा, है ना। तो यहाँ हमने सिंगल इससे दर्शाया, तो ये इसको दर्शा रहा है हमारे पास, ds क्या बता रहा है यहाँ पे, सॉरी इंटीग्रल s, ये पृष्ठीय समाकलन को दर्शा रहा है। ठीक है ना, ये आ गया। अब df का मान रख दिया, तो ये वाला, ठीक है, वही बस थोड़े बहुत यहाँ टर्म चेंज होगी, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर हो जाएगा, सॉरी सिग्मा बाहर हो जाएगा, ये सब। तो यहाँ पर सिग्मा Q0 बाहर, 4πε0 बाहर, यहाँ बच जाएगा अंदर ds, यहाँ पर s। ठीक है, ये आ गया बल का मान। अब विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ इसको सिग्मा उससे भाग दोगे Q0 से, तो यहाँ सिग्मा कौन, ये बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ds, है ना। चलिए, तो जहां जो थोड़े से टर्म चेंज होंगे, बाकी शब्द वैसे ही रहेंगे, लिखने का तरीका वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये रहा हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल, मतलब इसमें भी वही करना होगा, छोटे से अल्पांश के कारण विद्युत बल निकालो, फिर समाकलन कर दो पृष्ठीय समाकलन, तो हमारे पास संपूर्ण चालक के कारण विद्युत बल आ जाएगा। ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। ओके, तो अब हम इसे देखते हैं जो आयतन आवेश वितरण के लिए, है ना। ठीक है, चलिए इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आयतन आवेश वितरण के लिए हमने यहाँ पर ठीक है, चालक को इस तरह से दिखा दिया, है ना। ठीक है, क्यूब के रूप में, और उसका कोई अल्पांश मान लिया हमने, छोटा सा आयतन वाला, है ना, क्यूब के रूप में ले लिया, जिसका आयतन हमने dv दिखा दिया, उस पर आवेश की मात्रा dq, और इसे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 पर हमें बल की गणना करनी है। ठीक है, और ये सब हमने वही माना है, किसी आवेशित चालक पर आयतन आवेश घनत्व रो से दर्शाते हैं ना, रो है r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत बल की गणना कर रही है। फिर सेम इसमें क्या दिया हमारे पास, चूंकि चालक पर, इसमें भी जो है ना, सेम तीनों में लिखने का तरीका वही रहेगा, बस इसमें आयतन आवेश घनत्व वो सब कर देंगे हम। ठीक है, फिर चालक के यहाँ पर किस पर दिया है, एकांक आयतन पर, क्षेत्रफल की जगह आयतन करते चलेंगे। ठीक है, रो। फिर चालक पर कोई dv आयतन वाला, है ना, इस बार आयतन के रूप में लेंगे हम। ठीक है, आयतन का अल्पांश स्थित है, तो अल्पांश के आयतन dv पर, ठीक है, आयतन dv पर आवेश। ठीक है, तो इस अल्पांश पर आवेश dq से दर्शाया है, कितना हो जाएगा यहाँ आवेश घनत्व, है ना, रो dv। ठीक है, फिर अल्पांश dv के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल, मतलब जो अल्पांश dv पर जो आवेश है उसके कारण, बोलने का मतलब ये होता है ना, अल्पांश dv पर जो आवेश है dq, उसके आवेश के कारण बल, है ना। तो ये आ जाएगा इतना। फिर यहाँ पर सेम जो, बस dq का मान यहाँ बदलेंगे हम, तो dq का मान हो जाएगा रो dv यहाँ पर। ओके, बाकी सब एज इट इज। फिर संपूर्ण चालक के कारण विद्युत बल, इसका यहाँ पर समाकलन कर देंगे इस बार, है ना, आयतन समाकलन। तो आयतन समाकलन को ऐसे 3 बार भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास, या ऐसे दर्शा दो समाकलन v से। ये क्या बता रहा है हमें,
आयतन समाकलन। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ मान रखते चले, ठीक है, इसका मान हो गया रो dv। ठीक, फिर इतना आ गया। यहाँ पर क्या कर दोगे, है ना, जहां तो पहले वाले में भी वो s लिखना है, हमने l छोड़ दिया होगा गलती से, तो यहाँ v लिख दोगे। फिर यहाँ पर भी ये v बदल दो। फिर क्या क्या है, बाहर कौन आ जाएगा, यहाँ से रो q0, तो रो q0 बाहर हो गया। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर dv, ये dv हो जाएगा। ठीक है, फिर बल, तो बल का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का सूत्र, रो, है ना, Q0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा dv, है ना। तो ये था बच्चों हमारे पास आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल निकालने की विधि। मतलब ये सिर्फ एक विधि है, जो हमारे दिमाग में विधि बैठाओ कि हमें क्या क्या करते जाना है। पहले छोटे से अल्पांश के कारण बल निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, उसका समाकलन कर देना है, तो हमारे पास पूरे चालक का कारण क्या आ जाएगा, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र इसके। ठीक है, जो अनुप्रयोग कैसे लगाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम लास्ट वाले वीडियोस में देखेंगे क्यों। ठीक है, मतलब इससे एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अलग से एडिशनल जो है वहां हम इनको समझेंगे कि किस विधि से हम एग्जैक्टली निकालते हैं, है ना। तो दिमाग में सिर्फ विधि ध्यान में रखो। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हम जो इसमें देखते हैं विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में तुलना, है ना। तो यहाँ पर देखना जो कि हमें मालूम है प्रकृति में कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के बीच में क्या भी लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और जो आवेश है वो भी कहाँ पर नियत रहने वाली राशि है, नियत रहने वाली राशि है द्रव्यमान पर। तो अगर किसी आवेश पर, किसी, है ना, वस्तु पर आवेश होगा तो आवेशों के कारण उस पर विद्युत बल लगेगा, और द्रव्यमान के कारण वहां पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो इनके पास द्रव्यमान भी है और इनके पास आवेश भी है, तो इनके बीच में विद्युत बल भी लगना है ना, और क्या भी लगना है, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। तो फिर हमें यहाँ पर यही देखना है कि ये दोनों बल किस प्रकार से एक दूसरे पर वहां पर कार्य करते हैं, कौन से बल कितना प्रबल होगा, कितना कम होगा, ये सारी बातें, है ना। और ये अब जो हम दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल देखें जो हमें ये अनुभव तो करवा ही देते हैं कि जो विद्युत बल का मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ही कम क्या होता है, अधिक होता है, विद्युत बल का मान अधिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एक चौक, इस चौक को अगर पाउडर बना दें, इसको छोटे छोटे से कण कर दें, तो हम देखेंगे कि ये पाउडर जो कण है ये धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, है ना। अब अगर हम इसी चौक को इस बोर्ड पे चला देते हैं तो इसके कण अब नीचे नहीं गिर रहे हैं। क्यों नहीं गिर रहे हैं यहाँ पे, क्या उन पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है ना। लेकिन हमको गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहे। तो इसका मतलब कोई एक दूसरा बल है जो बहुत ही प्रबल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज्यादा लग रहा है, अधिक लग रहा है, इसलिए वो कणों को नीचे नहीं गिरने दे रहा। तो कौन सा बल है, वो विद्युत बल है। तो इस उदाहरण से ये तो सिद्ध हो जाता है जो कि विद्युत बल प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। या दूसरा एग्जाम्पल जो हम ले कि जैसे हम किसी वस्तु को, एक गोले को हमारे हाथ में उठा ले, एक बॉल को, ऐसे फुटबॉल इसको, तो अगर हम उसको हाथ में पकड़ के रखते हैं ऐसे फुटबॉल को, किसी चीज को, तो वो नीचे नहीं गिरेगी जो, है ना। क्यों नहीं गिरेगी, उस पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है ना। लेकिन फिर हमारे हाथों के कारण उस पर जो घर्षण लग रहा होगा, जैसे हमारे हाथ में उसको ऐसे पकड़ के रखा है, दबा के रखे हैं, तो हाथ के और कणों और उस बॉल के कणों के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा, और वो आकर्षण बल ही किसके, या घर्षण बल कहते हैं हम, वो घर्षण बल या वो आकर्षण बल किसके कारण ही लगता है, आवेशों के कारण ही लगता है ना, अंतराण्विक बल जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर वो बल ज्यादा है, इसलिए बॉल को नीचे फिसलने नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कौन अधिक हुआ, विद्युत बल ज्यादा हुआ, है ना। या फिर अगर हम वहां कोई भारी वस्तु उठा लेते, बहुत हेवी भी, जो उसी फुटबॉल की तरह अगर हम कोई पत्थर उठा ले, तो हम देखेंगे कि वो वहां पर नीचे गिरने लग जाता है, हमारे हाथ से फिसल कर नीचे जाने लगता है। तो क्यों ऐसा, क्योंकि वहां द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ जाएगा, भारी वस्तु है तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा, वो वस्तु नीचे चली जाएगी और हमारे हाथ का बल वहां पे कम पड़ने लगता है। तो
इन सारे उदाहरण से बच्चों ये तो सिद्ध होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल का मान बहुत ज्यादा अधिक होता है ना। और कितना अधिक होता है उसे हम गणितीय रूप से भी यहाँ पर निकालते हुए हैं, उनके मान तुलना भी करते हैं क्यों, तो है ना। ध्यान तो हमेशा याद रखें, आवेशित कणों के मध्य विद्युत बल का परिमाण उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल या बहुत अधिक होता है। अब कितना अधिक होगा ये सारी चीजें हम गणितीय रूप से समझते हैं। तो पहले हमने केस लिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, मतलब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य क्या निकालेंगे, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों की तुलना करके देखेंगे कि कौन अधिक कौन कम, है ना। तो हमने मान लिया कि माना एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परस्पर वायु या निर्वात में r दूरी पर स्थित है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान आवेश है q e से दर्शा दिया, प्रोटॉन पे q p से द्रव्यमान है m e और m p से, है ना। ठीक है, तब ठीक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन व ये ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य विद्युत बल। ठीक है, पहले हम विद्युत बल निकालते हैं। ओके, तो विद्युत बल का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास सूत्र है यहाँ कितना है, F बराबर कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र होता है। जहाँ Q1 पहला आवेश, तो पहला यहाँ किसका आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का, Q2 किसका आवेश, प्रोटॉन का, दोनों के बीच की दूरी है ना ये। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास सबके मान है यहाँ पर, है ना। अगर हम मान रखते हैं 1/4πε0, इसका मान होता है 9.0 गुणित 10⁹9, है ना। और मात्रा क्या होगा यहीं से बना लो, है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये उसका मान आ गया। फिर QE क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसका मान है 1.6 गुणित 10⁻19 कूलाम, है ना। और ये किसका मान है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमने यहाँ से परिमाण दिखाया है, तो प्लस माइनस नहीं दर्शा रहे, जैसे आप सोचेंगे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो हम यहाँ परिमाण ले रहे हैं केवल। और QP प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है, प्लस होता है बस 10⁻19 कूलाम। ये क्या हो गया, प्रोटॉन पर आवेश। ओके, ये है ना। अब ये मान रख दो यहाँ पे, और विद्युत बल है तो विद्युत बल को हम यहाँ FE से दर्शा देते हैं, FE लगा दिए ना। ठीक है, तो FE का मान आ जाएगा हमारे पास, मान रख देते हैं 4πε0 का मान 9.0 गुणित 10⁹9, है ना। और QE इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, इनके मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻19, इधर 1.6 गुणित 10⁻19, है ना। और बटे में दूरी का वर्ग, तो दूरी को हम R स्क्वायर ही लिख के चलते हैं, तो ठीक है, कोई मान नहीं लेते उसका। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ओके, फिर इसी तरह से जो है ना, ये तो आ गया हमारे पास किसका मान, विद्युत बल का। ठीक है, इसको हमने किससे दर्शाया, FE से। ठीक, अब आवेशों के मध्य क्या निकालना है, इसी प्रकार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पहले विद्युत बल निकाला, अब गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हमें पता है, FG से दर्शा देते थे इसको, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। तो m1 मतलब पहले वस्तु का द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरी वस्तु का, तो यहाँ वस्तु मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो दोनों पर द्रव्यमान भी है, तो उनके बीच में विद्युत बल भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा। कितना लगेगा उसका मान भी निकाल लो। तो जहाँ है ना जहाँ G क्या है, सार्वत्रिक नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.67 गुणित 10⁻11, ये उसका मान। मात्रा क्या बन जाएगा, यहीं से बना लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सार्वत्रिक नियतांक है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहते तो लिख दो। फिर ME है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित
माइनस 31 किलोग्राम। ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, फिर इसी तरह जो यहाँ पर MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 kg। ओके, ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान। तब विद्युत बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल Fg का मान आ जाएगा, सारे मान रख देते हैं यहाँ पे। Fg बराबर हो गया हमारे पास है ना, ये इसका मान रख रहे हो G का 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 11। ओके, ME है 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31। ओके, और ये है MP है, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27। ओके, ये द्रव्यमान मान लग दिया ना यहाँ पे, और बटे में r², दूरी को r² ही मान लिया है ना, इसको दे दिया समीकरण 2। ओके, अब यहाँ पर समीकरण हमें दोनों बलों की तुलना करनी है, विद्युत बल और गुरुत्वीय बल। तो दोनों बलों की तुलना करने के लिए हम समीकरणों को डिवाइड कर देते हैं ना। तो समीकरण 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं समीकरण 2 से। हमेशा याद रखिए कि ये नियम कि हम जब भी दो राशियों की तुलना करना चाह रहे हैं तो हम उनको डिवाइड ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, FE बटे FE का मान FE अपॉन FG। कितना आ जाएगा FE का मान इधर, ये 9.0 गुणित 10 की घात 9 है ना, गुणित 1.6 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। ठीक है, और बटे में उनकी जो दूरी है, तो इसमें भी दूरी है और इसमें भी दूरी, तो दूरी ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक है, हमें यहाँ लिखकर नहीं बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो या है ना, यहाँ पर जो इस तरह से ये कैंसिल हो गया, जैसे ऐसे मान लो ये किसका मान लिखा हमने, FE का। अब इसके बटे में किसका मान आएगा, FG का। अब FG का मान बटे में है, भाग में लिखने के बदले अगर गुणा में लिखेंगे तो गुणा में लिखने पर r² क्या आ जाएगा ऊपर, और ये मान नीचे, तो r² कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये बता भी दिया कैसे कैंसिल होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर r ये कैंसिल हो गया है, इधर क्या बचा 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 11, 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31। ओके, और यहाँ पर 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27। ठीक है, यह है। तो अब इसका गुणा भाग ये सब हम करेंगे, तो FE का मान जो निकल कर आएगा वो है FE अपॉन FG का मान, ये होगा 2.27 गुणित 10 की घात 39। ओके, या FE का मान यहाँ से निकालो आप, तो FE बराबर होगा 2.27 गुणित 10 की घात 39। ठीक है, इंटू में FG, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का विद्युत बल का मान यहाँ कितना हुआ, विद्युत बल कितना हुआ बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितने गुना ज्यादा, 10 की घात 39, है ना। हम घात ऑर्डर दिखा रहे हैं, तो विद्युत बल का मान बहुत प्रबल हुआ, कितना बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना, 10 की घात 39 गुना ज्यादा हुआ बच्चों, है ना। ये किसकी तुलना किसके लिए लिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। इसी तरह अब हम किसके लिए भी निकालेंगे, इसी तरह जो हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, जैसे अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिया है, अब हम लेंगे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो अगला बिंदु है, ठीक है, प्रोटॉन के लिए, है ना। ये 2 प्रोटॉन लिख दो, ऐसे 2 प्रोटॉन के लिए। अब यहाँ पर जो FE अपॉन FG, इसका है ना रेशो क्या बनेगा, तो FE तो ही रहेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन भी रहे, तो प्रोटॉन रहे तो प्रोटॉन पर भी उतने ही आवेश, इलेक्ट्रॉन पर भी उतना आवेश, तो विद्युत बल नहीं बदलेगा, विद्युत बल का मान इतना ही रहेगा। जो 9.0 गुणित 10 की घात 9, है ना, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, है ना।
ये हुआ विद्युत बल। ओके, अब गुरुत्वीय बल, अब हम इतना नहीं कर रहे, सीधा समीकरण लिख रहे हैं। तो गुरुत्वीय बल में क्या आ जाएगा यहाँ 6.67 है ना, 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 11। अब यहाँ पर दोनों प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन है तो यहाँ किसके द्रव्यमान आएंगे, दोनों के प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या है ना, 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27, 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 ये है ना। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान था, यहाँ दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान, ये समीकरण रहेगा ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ से Fe अपॉन Fg इसका मान निकल कर आएगा हमारे पास। ठीक है, 1.24 गुणित 10 की घात 36 या Fe निकल कर आएगा 1.24 गुणित 10 की घात 36। ठीक है ना, इंटू Fg ये होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर विद्युत बल का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा इस स्थिति में भी। मतलब पहले वाले की तुलना में विद्युत बल का मान थोड़ा सा कम हो गया, जो इस वाले की तुलना में। यहाँ विद्युत बल 10 की घात 39 था और यहाँ थोड़ा सा कम हुआ। क्यों कम हुआ उसको अब हम समझते हैं ना। फिर तीसरा के यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ले लें, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तीसरा केस, या दो इलेक्ट्रॉन के मध्य ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा Fe। अब इलेक्ट्रॉन भी हो तो आवेश तो उतना ही है, 9.0 गुणित 10 की घात माइनस 19 और 10 की घात 9। फिर यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 है ना। मतलब विद्युत बल नहीं बदलेगा, दो प्रोटॉन ले लो, दो इलेक्ट्रॉन ले लो, या दो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लो, दोनों के सभी के बीच में विद्युत बल का मान वही रहेगा, क्योंकि आवेश तो नहीं बदल रहे जो है ना। हमने प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आवेश तो वही रहेगा, तो विद्युत बल का मान सेम रहेगा। Fg का मान कितना आएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6.67 गुणित 10 की घात माइनस 11 है ना। और ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान आ जाएगी यहाँ 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31, 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे Fe बटे Fg, इसका मान आता है 4.17 10 की घात 42। ओके, या Fe का मान आएगा 4.17 गुणित 10 की घात 42 इंटू में Fg। ओके, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि विद्युत बल हर केस में ज्यादा रहेगा, चाहे हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करें, दो प्रोटॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, विद्युत बल हमेशा ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा किसकी तुलना में, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो तो, और अगर दो प्रोटॉन हो, सॉरी है ना, सबसे ज्यादा कौन सी केस में अधिक रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन हो तो, फिर उससे कम किसमें, उससे थोड़ा है ना ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और सबसे कम गुरुत्वीय बल की तुलना में सबसे कम कौन से केस में रहेगा, दो प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए। अब क्यों हुआ ऐसा है ना, तो वास्तव में जो विद्युत बल तो नियत है, विद्युत बल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नियत है, लेकिन यहाँ किसका मान बदल रहा है, गुरुत्वीय बल कम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय बल किसके अनुसार बदलता है, द्रव्यमान के अनुसार है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश तो नहीं बदलते, लेकिन उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं जो। तो जैसे प्रोटॉन ले लिया हमने यहाँ, तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का द्रव्यमान होगी प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है ना, अधिक होता है किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे तो दो इलेक्ट्रॉन की तुलना में दो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कम है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी कम रहेगा। ज्यादा कौन होगा, विद्युत बल है ना। और दो प्रोटॉन का द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक होता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो फिर उनके बीच में गुरुत्वीय बल भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, अधिक होगा, तो फिर वहां उसकी तुलना में विद्युत बल कम होगा। मतलब द्रव्यमान ज्यादा होता है प्रोटॉन के, इसलिए उसकी तुलना में गुरुत्वीय बल थोड़ा सा बढ़ जाएगा और विद्युत बल कम माना जाएगा उसकी तुलना में, है ना। तो ये रहेगा, तो इस तरह से ये होगा कारण।
तो ये थी जो गणितीय व्याख्या कि विद्युत बल का मान हमेशा प्रकृति में, है ना, गुरुत्वीय बल से कम और गुरुत्वीय बल से बहुत प्रबल होता है। कितने गुना प्रबल होता है तो हम याद रखिए कि 10⁻39 या 42 इस तरह से। ओके, तो ये रहेगा हमारे पास उसकी तुलना। फिर इनमें कुछ समानता और कुछ असमानताएं भी। ये तो अभी हमने उनका मान देखा, यहाँ पर प्रबलता देखी। अभी कुछ और विशेषताएं तुलना उनकी देखेंगे समानता और असमानता के आधार पे, है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में जो हम देखते हैं इनकी तुलना और इसके आधार पे समानता और असमानता के आधार पे। ठीक है, तो समानताएं हम देख ले पहले यहाँ पर कि दोनों बल, है ना। दोनों का सूत्र अगर हम देखें तो F होता है अपने यहाँ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और FG होता है यहाँ पर G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब दोनों किसका नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों या ऐसे व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ओके, फिर यहाँ पर भी वही लिख देना, फिर इसमें भी समानता वही होगी। ये भी इसका पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ओके, फिर दूसरा वर्ग जो यहाँ पर है ना, ये समानता और क्या होगी, ठीक है, दोनों बल ये निर्वात में भी कार्य करता है। ओके, ये भी इसमें भी कार्य करता है, निर्वात में भी कार्य करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो आवेशों के बीच में अगर हम कोई माध्यम ना ही भी रखे, तो जैसे कांच वायु कुछ भी ना रहे, निर्वात भी रहे, तो दो भी उनके बीच में बल लगेगा, है ना। तो दोनों निर्वात में भी कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट ये कैसे बल है, संरक्षी बल। संरक्षी बल हमने पढ़ा है, संरक्षी बल है। ओके, संरक्षी बल किसे कहते हैं बेटे, हम जैसे हमने 11वीं क्लास में संरक्षी बल की कौन से पढ़ी, तो संरक्षी बल जो किसको कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम एक वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं, तो हम इसे दो रास्ते से ले जा रहे हैं, मतलब ऐसे ऊपर उठा रहे हैं। किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। तो हम पहले रास्ते से ले जाते हैं उसको, फिर दूसरे मार्ग से ले जाते हैं। तो पहले मार्ग पर हमने W कार्य किया, दूसरे मार्ग पर W2 कार्य किया। तो अगर ये संरक्षी बल है तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य विस्थापन के मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब उस बल की हम कल्पना कर रहे हैं जिसके द्वारा किया गया कार्य इस मार्ग के विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगा, तो ऐसे बल को हम संरक्षी बल कहते हैं ना। 11 में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में अध्ययन किया है। तो ये हो गया बच्चे संरक्षी बल है। ये भी कैसा बल है, संरक्षी बल है। ठीक है, फिर ये इसकी जो कैसा बल है, ये केंद्रीय बल है ना। केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल से मतलब कैसे लगते हैं, अर्थात आवेशों के केंद्र को मिलाने वाले, केंद्र को, ठीक है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, तो ये भी केंद्रीय बल हुआ, है ना, और ये भी वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाले, है ना। तो इसको ये भी हमारा क्या है, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल ये क्या लिख दोगे, वस्तुओं के केंद्र को मिलाने वाली, है ना, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है, लगता है। ओके, पूरा लिख देना। फिर पांचवा तो कैसा है, दूरस्थ बल है ना। दूरस्थ बल मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बहुत ज्यादा भी हो तो भी ये बल कार्य करेगा। तो ये भी दूरस्थ बल, ये भी दूरस्थ बल। ठीक है, हमको पता ही है इसके एग्जाम्पल, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये भी दूरस्थ बल हुआ, है ना। कौन सा फोर्स, लॉन्ग
रेंज फोर्स। ठीक है, ये समानता हो गई इनमें, ठीक है ना। फिर अब असमानताएं देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। असमानताएं के आधार पर इनकी तुलना। तो पहली ये है ना, विद्युत बल कैसा होता है, आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक, और ये केवल आकर्षणात्मक है ना, ये है आकर्षणात्मक एवं कैसा रहेगा, प्रतिकर्षणात्मक, है ना, होता है। और ये केवल कैसा होगा, ये केवल आकर्षणात्मक होता है। ओके, आकर्षणात्मक होता है, ठीक है। ओके, फिर दूसरा है ना, इस पर क्या होगा, आवेशों के बीच के माध्यम पर, है ना, माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब दो आवेशों के बीच में हमने पढ़ा है तो कि दो आवेशों के बीच में वायु या निर्वात को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु आ जाए, जैसे कांच ये वो, तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। मतलब ये माध्यमों पर निर्भर करता है, ठीक है। आवेश के बीच में कांच रखा है, केरोसिन रखा है, पेपर रखा है, वायु है, क्या है, उसके आधार पर इसका मान अलग अलग होगा। लेकिन ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। हम दो वस्तुओं के बीच में कुछ भी रख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल तो उतना ही रहेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये है वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, समझ जाना जो। और फिर अगला है इसकी असमानता, यह है बहुत अधिक प्रबल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कैसा है, बहुत प्रबल होता है, ठीक है, बहुत प्रबल। और ये विद्युत बल की तुलना में, अभी हमने इनकी प्रबलता देखी है, विद्युत बल की तुलना में कैसा होगा, बहुत दुर्बल होता है ना। मतलब नगण्य भी बोल सकते हैं, दुर्बल होता है। तो ये थी तो उसमें समानता है और असमानता है, विद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, गणितीय विधि और ये कुछ हमने सब देखे थे ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए।